नमस्कार। प्रस्तुत है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोरा का 24वां भाग। आगे बढ़ने के पहले आइए जानते हैं कहानी अब तक। हरिमोहिनी, सुचारिता और सतीश अपने नए घर में जाने को तैयार होते हैं। सुचारिता के जाने के दिन वहां उपस्थित होकर हरान बाबू कुछ हंगामा खड़ा करने की कोशिश करने लगते हैं। जहां सभी लोग सुचारिता के घर से जाने की बात से शोकाकुल थे, वहीं हरान बाबू ने ललिता के साथ विनय के स्टीमर पर अकेले आने की बात छेड़कर पूरे वातावरण का मिजाज ही बदल दिया। उन्होंने विनय और ललिता पर कई आरोप लगाए। ललिता भी उनके सामने आकर डटकर खड़ी हो गई और उनसे बहस करने लगी और विनय के साथ अकेले स्टीमर पर आने वाली बात का प्रतिरोध करने लगी। उसने कहा कि इसमें गलत कुछ भी नहीं है। सुचारिता ने भी ललिता का ही साथ दिया। असल में जब सुचारिता इस घर से जा रही है तो हरान बाबू अब बिल्कुल अपने आपे में नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस घर में अब उनकी शक्ति कम हो जाएगी। इसलिए आज वह अपने सब ब्रह्मास्त्रों को सान पर चढ़ा कर लाए थे। उन्होंने यह जरा भी नहीं सोचा था कि ललिता के साथ साथ सुचारिता भी म्यान से तलवार निकाल कर खड़ी हो जाएगी। उन्होंने सोचा था कि वह अपने प्रबल नैतिक अग्निबाण से दूसरे पक्ष को परास्त कर देंगे, पर हुआ उसका ठीक उल्टा। लेकिन हरान बाबू हार मानने वाले व्यक्तियों में से नहीं है। उन्होंने ठान लिया कि किसी तरह जीत तो उनकी ही होगी और इसके लिए वो एड़ी चोटी का बल लगा देंगे। हरान बाबू लड़ाई के मैदान में उतर आते हैं। स्टीमर से विनय के साथ आए हुए ललिता को करीब करीब 15 दिन हो गए थे। दो एक जनों के कानों में यह बात पड़ भी गई थी और धीरे धीरे यह खबर फैल भी रही थी। लेकिन इन्हीं 2 दिनों में यह समाचार फूस में लगी आग की तरह चारों ओर फैल गई, और यह सब किया हरान बाबू ने। इधर ललिता के मन में भी लड़ाई चल रही थी। रोज रात को वो सोने के पहले यही कहती कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी। वो मर जाएगी पर आखिरी दम तक हार नहीं मानेगी। ललिता परेश बाबू के पास जाकर कहती है कि वो लड़कियों की एक पाठशाला खोलना चाहती है। परेश बाबू समझ जाते हैं कि कोई तो बात है जो ललिता को परेशान कर रही है। उन्हें हरान बाबू की बात याद आ जाती है। वो स्कूल के लिए मान जाते हैं। ललिता सुचारिता के घर जाती है और स्कूल वाली बात छेड़ती है। सुचारिता के घर में ही वो स्कूल खोला जाएगा यह तय होता है और सुचारिता के घर की निचली मंजिल का कमरा झाड़ पोंछ कर धोकर तैयार किया जाता है। 5-6 लड़कियों को लेकर स्कूल चल निकला, लेकिन 2-3 दिनों के भीतर ही छात्राओं की संख्या कम होते होते अंततः क्लास सूनी हो गई। ललिता लड़कियों के घर उनसे मिलने जाती है तो पता चलता है कि उनके घर वाले उन्हें जाने ही नहीं देते। क्या असुविधा है, यह पूछने पर पता चलता है कि सुचारिता आजकल हिंदू हो गई है, जात पात मानने लगी है, उसके घर में ठाकुर जी की पूजा होती है आदि आदि। ललिता कहती है कि ठीक है, फिर स्कूल सुचारिता के घर में न होकर वो अपने घर में चला लेगी। लेकिन तब भी छात्राओं के परिवार वाले नहीं मानते। ललिता समझ लेती है कि इसका मतलब कारण कुछ और ही है जो स्पष्ट नहीं है। सुधीर उसे स्पष्ट बताता है कि विनय के साथ स्टीमर वाली बात को लेकर छात्राएं उसके स्कूल नहीं आ रही हैं। ललिता सुचारिता को यह बात बताती है और कहती है कि जो भी उनके साथ यह नीचता भरा काम कर रहा है उसके खिलाफ कदम तो उठाना ही चाहिए। सुचारिता ललिता से इस विषय में परेश बाबू से बातचीत करने की सलाह देती है। ललिता जैसे ही घर पहुंचती है विनय को बाहर निकलते हुए पाती है। लेकिन ये क्या, विनय ललिता को देखकर भी अनदेखा किए चला गया। ललिता को जैसे किसी ने गर्म सलाखों से दाग दिया हो। वह झट से पहले वरदा सुंदरी के पास जाती है और उनसे प्रश्न करती है कि क्या विनय बाबू उनके पास आए थे और उनकी उनसे क्या क्या बातें हुई। बचकर निकल जाने का उपाय न देखते हुए वरदा सुंदरी ने कहा कि जब उन्होंने देखा कि बात बढ़ती जा रही है और समाज में चारों ओर लोग उनकी निंदा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने विनय को चेतावनी दी। ललिता का सिर मानो झल्ला उठा कि अब विनय को उसके घर आने की मनाही है। दरअसल जब दोपहर को ललिता घर में नहीं होती है तब वरदा सुंदरी ने विनय को बुलवा भेजा और जो कहना था कह सुनाया। उन्हें लगा ललिता को पता भी न चलेगा और काम बन जाएगा, परंतु ललिता ने विनय को देख लिया और यह भंडाफोड़ हो गया। इधर विनय आत्मग्लानि में चला जाता है। उसे लगता है कि उसने अपने अधिकार मर्यादा का उल्लंघन किया है और उसकी वजह से ही आज समाज में ललिता को निंदित होना पड़ रहा है। विनय निराशा में स्थिति में चला जाता है। वैसे विनय के जीवन में पहले के सारे ही लोग मौजूद हैं, जैसे गोरा, आनंदमयी,
लेकिन फिर भी उसके अंदर ये सूनापन क्यों है? वह जैसे जलविहीन मछली की तरह हो गया है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अभी उस दिन तक परेश बाबू के परिवार के बाहर ही तो था विनय। आज फिर वैसे ही बाहर आ खड़ा हुआ। लेकिन कितना अंतर! वह बाहर आज इतना सूना क्यों है? उसके पहले जीवन में तो कोई कमी नहीं हुई। उसके गोरा, उसकी आनंदमयी वही तो है। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह जल विहीन हुई मछली है। किसी और अपने जीवन का कोई अवलंब उसे नहीं दिख रहा था। घरों से पटे इस शहर के भीड़ भरे राजपथ पर सब और विनय को अपने जीवन के सर्वनाश का एक धुंधला विवर्ण चेहरा दिखाई देने लगा। इस विश्वव्यापी सन्नाटे और सूनेपन से वह स्वयं आश्चर्यचकित हो गया। क्यों और कब कैसे हुआ? क्यों यह सब संभव हुआ? यही प्रश्न वह एक हृदयहीन निरुत्तर शून्य से बार बार पूछने लगा। विनय बाबू, विनय बाबू। विनय ने पीछे मुड़कर देखा। सतीश था। विनय ने उसे गले से लगा लिया। बोला, क्यों भाई, क्या है बंधु? विनय का स्वर भर्रा उठा था। परेश बाबू के घर के स्नेह में इस बालक का भी कितना योग था, यह विनय ने जैसे आज अनुभव किया वैसे पहले कभी अनुभव नहीं किया था। सतीश ने कहा, आप हमारे यहाँ आते ही नहीं। कल लावण्य दीदी और ललिता दीदी हमारे यहाँ आएंगी। मौसी ने आपको निमंत्रण देने के लिए मुझे भेजा है। विनय ने समझ लिया कि मौसी को कुछ मालूम नहीं है। बोला, सतीश बाबू, मौसी को मेरा प्रणाम कहना, लेकिन मैं आज तो नहीं आ सकूंगा। अनुनय पूर्वक सतीश ने विनय का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्यों नहीं आ सकेंगे? आपको आना ही पड़ेगा। मैं किसी तरह नहीं छोड़ूंगा। सतीश के इतने आग्रह का एक विशेष कारण भी था। स्कूल में उसे पशुओं के प्रति व्यवहार विषय पर निबंध लिखने को मिला था। उस निबंध पर उसे 50 में से 42 नंबर मिले थे। वही निबंध विनय को दिखाने की उसकी बड़ी तीव्र इच्छा थी। विनय बड़े भारी विद्वान और समझदार हैं, यह वह जानता था। उसे विश्वास था कि विनय जैसा रसज्ञ आदमी ही उसके लेख का ठीक मूल्य समझ सकेगा। विनय यदि घोषित कर देगा कि उसकी रचना श्रेष्ठ है, तो अरसिक लीला द्वारा सतीश की प्रतिभा के बारे में अवज्ञा प्रकट करने पर स्वयं उसी की हंसी होगी। उसी ने मौसी को कहकर निमंत्रण भिजवाया था, क्योंकि जिस समय विनय उसके लेख के बारे में अपनी राय प्रकट करे, उस समय उसकी दीदियां वहां उपस्थित हो। यही उसकी इच्छा थी। किसी तरह विनय निमंत्रण पर नहीं आ सकेगा, यह सुनकर सतीश बिल्कुल उदास हो गया। विनय ने उसके गले में बाहें डालकर कहा, सतीश बाबू, तुम्हें हमारे घर चलो। सतीश का लेख उसकी जेब में ही था, इसलिए विनय का वह निमंत्रण अस्वीकार न कर सका। कवियशः प्रार्थी बालक स्कूल की परीक्षा निकट होने पर भी समय नष्ट करने का रिस्क लेकर विनय के घर चल पड़ा। विनय जैसे उसे किसी तरह छोड़ना ही नहीं चाहता था। सतीश का निबंध तो सुना ही, जो प्रशंसा की उसमें भी समालोचक की निरपेक्षता नहीं दिखाई दी। बाजार से मिठाई मंगवाकर उसने सतीश को जलपान भी कराया। फिर सतीश को उसके घर के पास पहुंचाकर उसने अनावश्यक व्यस्तता दिखाते हुए कहा, अच्छा सतीश बाबू, चलो। सतीश उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। नहीं, आप हमारे घर चलिए। पर आज इस अनुनय का कोई भी असर नहीं हुआ। विनय किसी स्वप्न में चलता हुआ सा आनंदमयी के घर जा पहुंचा, लेकिन उनके सामने न जा सका। छत पर के उस सूने कमरे में चला गया जो गोरा के सोने का कमरा था। इसी कमरे में उनकी बचपन की दोस्ती ने कितने सुखदायक दिन, कितनी सुखद रातें बिताई हैं। कितनी आनंद भरी बातें, कितने संकल्प, कितने गंभीर विषयों की चर्चा यहाँ हुई है। कितने दोस्ताना झगड़े और उसके बाद कितनी स्नेहपूर्ण सुलह। विनय ने चाहा अपने को भूलकर फिर उसी पुराने जीवन में प्रवेश कर जाए, लेकिन थोड़े दिनों का नया परिचय उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। उसने ठीक उसी जगह न लौटने दिया। जीवन का केंद्र कब खिसक गया और उसकी कक्षा में कितना परिवर्तन आ गया, यह विनय इतने दिनों से स्पष्ट नहीं समझ सका था। आज जब इस बारे में कोई संदेह न रहा,
तब वह भयाकुल हो उठा। छत पर सूखने के लिए कपड़े डाले गए थे। तीसरे पहर धूप ढलने पर आनंदमयी उन्हें उठाने आई तो गोरा के कमरे में विनय को देखकर अचरज में आ गई। जल्दी से पास आकर कंधे पर हाथ रखकर बोली, विनय, क्या हुआ विनय? तेरा चेहरा ऐसा सफेद क्यों हो गया है? विनय उठ बैठा, बोला, माँ, परेश बाबू के घर मैंने जब आना जाना शुरू किया तब गोरा नाराज होता था। तब उसके गुस्से को मैं ज्यादती समझता था, लेकिन वह उसकी ज्यादती नहीं थी, मेरी बेवकूफ़ी थी। जरा हंसकर आनंदमयी ने कहा, तू बड़ा समझदार लड़का है यह तो मैं नहीं कहती, लेकिन इस मामले में तेरी बुद्धि में क्या दोष तुझे दिखा? विनय ने कहा, माँ, हमारा समाज बिल्कुल ही दूसरा है। यह बात मैंने बिल्कुल नहीं सोची थी। उनकी दोस्ती से, व्यवहार से और उदाहरण से मुझे बड़ा आनंद होता था और लगता था कि उपकार भी होता है। इसी कारण मैं आकृष्ट हुआ था। और भी बातें सोचने की हो सकती हैं, यह मुझे कभी सूझा ही नहीं। आनंदमयी बोली, मुझे तो तेरी बात सुनकर अब भी वह नहीं सूझता। विनय ने कहा, माँ, तुम नहीं जानती, समाज में मैंने उन सब के बारे में बड़ी अशांति पैदा कर दी। लोग ऐसी बुराई करने लगे हैं कि अब वहाँ मैं। आनंदमयी ने कहा, गोरा बार बार एक बात कहा करता है, वह मुझे बहुत खरी लगती है। वह कहता है, जहाँ भीतर कहीं अन्याय हो वहाँ बाहर शांत रहना ही सबसे बड़ा अनिष्ट है। उनके समाज में अशांति फैली भी तो तेरे पछताने की तो कोई ज़रूरत मुझे नहीं दिखती। उससे फ़ायदा ही होगा, देख लेना। तेरा अपना व्यवहार सच्चा रहे, बस यही काफ़ी है। लेकिन इसी के बारे में तो विनय के मन में खटका था, उसका अपना व्यवहार बुराई से परे है कि नहीं, यही तो वह किसी तरह निश्चय नहीं कर पा रहा था। ललिता जब दूसरे समाज की है, उसके साथ विवाह जब संभव ही नहीं, तब उसे उसके प्रति अनुराग ही उसे एक छुपे पाप सा अखर रहा था। और यह सोचकर कि इसी घोर पाप के प्रायश्चित का समय आ उपस्थित हुआ है, मन ही मन वह दुखी हो रहा था। हठात वह कह उठा, माँ, शशिमुखी के साथ मेरे विवाह का जो प्रस्ताव हुआ था वह हो गया होता तो ठीक ही होता। मेरी जो सही जगह है वहीं बांधे रहना ठीक है। ऐसा हो कि मैं वहां से जरा भी हिल न सकूं। हंसकर आनंदमयी ने कहा, यानी शशिमुखी को अपने घर की बहू बनाकर अपने गले का फंदा बनाकर रखना चाहता है। वह तो जैसे शशि का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा ना। इसी समय बैरे ने आकर खबर दिया कि परेश बाबू के घर से 2 लड़कियां आई हुई हैं। सुनकर विनय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने समझा वे आनंदमयी के पास शिकायत लेकर आई हैं कि विनय को चेतावनी दे दी जाए। वह एकाएक खड़ा हुआ और बोला, मैं जा रहा हूं माँ। आनंदमयी ने भी उठकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल ऐसे ही घर से मत चले जाना विनय, थोड़ी देर निचले कमरे में चलकर बैठ। नीचे जाते जाते बार बार विनय कहने लगा, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं थी, जो हो गया सो हो गया। अब तो मैं मरकर भी वहां नहीं जाने वाला था। अपराध की सजा जब आग की तरह भड़क उठती है, तब अपराधी के जलकर राख हो जाने पर भी सजा की आग मानो बुझना ही नहीं चाहती। सड़क की ओर निचली मंजिल में गोरा का जो कमरा था, विनय उसमें प्रवेश करने ही जा रहा था कि महिम अपने अचकन के बटनों के बंधन से अपनी तोंद को आज़ाद करते हुए ऑफिस से घर लौट आए। विनय का हाथ पकड़कर बोले, अरे यह तो विनय है, बहुत अच्छा हुआ, मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। कहते कहते विनय को वह गोरा के कमरे में ले गए और उसे कुर्सी पर बिठाकर स्वयं भी बैठ गए। जेब से डिब्बा निकालकर उन्होंने फौरन एक पान विनय को दिया। अरे तम्बाकू लाना रे की पुकार लगाकर उन्होंने फौरन काम की बात चलाई। पूछा, उस मामले का क्या तय हुआ? और तो उन्होंने ध्यान दिया विनय का भाव पहले से कहीं नरम है। कोई विशेष उत्साह दिखा हो ऐसा तो नहीं था, लेकिन जैसे तैसे बहाना करके बात को टाल देने की चेष्टा भी नहीं जान पड़ी। महिम ने उसी समय तिथि और मुहूर्त सब पक्का कर लेना चाहा। विनय ने कहा, गोरा तो लौट आए। आश्वस्त होकर महिम ने कहा, अब तो 2-4 ही दिनों की बात है, विनय कुछ जलपान लाने को कह दूं?
क्या राय है? आज तुम्हारा चेहरा बड़ा सूखा हुआ जान पड़ता है। तबीयत तो ठीक है ना? विनय ने जलपान के बोझ से छुटकारा पा लिया तो महिम अपनी श्रद्धा शांति के लिए भीतर चले गए। विनय गोरा की मेज से यूं ही कोई पुस्तक उठाकर पन्ने पलटने लगा, फिर किताब फेंककर कमरे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहलने लगा। बैरे ने आकर कहा, माँ बुला रही हैं। विनय ने पूछा, किसे बुला रही हैं? बैरा बोला, आपको। विनय ने पूछा, और सब लोग हैं? बैरे ने कहा, हाँ हैं। विनय इस तरह ऊपर चला जैसे परीक्षा भवन की ओर बच्चे जाते हैं। कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर वह कुछ इधर उधर कर ही रहा था कि सुचारिता ने सदा की भांति सहज सौहार्द भरे स्निग्ध स्वर से कहा, आइए विनय बाबू। यह स्वर सुनकर विनय को ऐसा लगा जैसे उसने कोई अप्रत्याशित निधि पा ली हो। विनय के कमरे में आने पर उसे देखकर सुचारिता और ललिता अचंभे में आ गई। उसे कितनी गहरी चोट पहुंची है, उसके चिन्ह थोड़े समय में ही उसके चेहरे पर अंकित हो गए थे। सदा हंसते रहने वाला विनय एकाएक ऐसा हो गया था मानो लहलहाते खेत पर अचानक टिड्डी दल ने आक्रमण कर दिया हो। ललिता के मन में व्यथा और करुणा के साथ साथ एक आनंद का भी आभास दिखाई पड़ा। और दिन ललिता सहज ही विनय के साथ बातचीत शुरू नहीं करती थी, लेकिन आज जैसे ही विनय ने कमरे में प्रवेश किया वैसे ही वह कह उठी, विनय बाबू, आपसे हमें एक सलाह करनी है। मानो हठात कहीं से विनय के हृदय में आनंद का एक शब्द भेदी वाण आ लगा। वह उल्लास से भर उठा। उसका फीका उदास चेहरा पल भर में ही चमक उठा। ललिता ने कहा, हम सब बहनें मिलकर लड़कियों का एक छोटा सा स्कूल चलाना चाहती हैं। उत्साहित होकर विनय ने कहा, लड़कियों का स्कूल चलाना तो मेरे जीवन का बहुत पुराना संकल्प है। ललिता ने कहा, आपको इस मामले में हम लोगों की मदद करनी होगी। विनय ने कहा, मुझसे जो कुछ हो सकेगा उसमें कोई चूक नहीं होगी। मुझे क्या करना होगा बताइएगा। ललिता ने कहा, हम लोग ब्रह्म हैं यह सोचकर हिंदू अभिभावक हमारा विश्वास नहीं करते। इसके लिए आपको यत्न करना होगा। खिलकर विनय ने कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, यह मैं देख लूँगा। आनंदमयी ने कहा, यह काम यह बहुत अच्छी तरह कर सकता है। लोगों को बातों में उलझाकर मोह लेने में इसके समान और कोई नहीं है। ललिता ने कहा, स्कूल का काम किस नियम से किस ढंग से चलना चाहिए, समय का विभाजन, क्लासों की व्यवस्था, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी, यह सब भी आपको ही करना होगा। विनय के लिए यह काम भी मुश्किल नहीं था, लेकिन वह उलझन में पड़ गया। वरदा सुंदरी ने अपनी लड़कियों से मिलने जुलने के लिए उसे मना किया है और समाज में उसके विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा है, यह बात क्या ललिता बिल्कुल नहीं जानती? इस स्कूल के बारे में ललिता का आग्रह मानकर विनय वचन दे दे तो वह अनुचित होगा या नहीं, ललिता के लिए अनिष्टकर होगा या नहीं, यह प्रश्न उसे कचोटने लगे। दूसरी ओर ललिता किसी शुभ काम में उसका सहयोग चाहती है तो यह कैसे हो सकता है कि वह पूरी निष्ठा से उस अनुरोध का पालन न करे। इधर सुचारिता भी अचरज में आ गई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ललिता हठात इस ढंग से लड़कियों के स्कूल के बारे में विनय से अनुरोध कर उठेगी। एक तो यूं ही विनय को लेकर काफ़ी समस्या पैदा हो गई है, उस पर और नई समस्या। ललिता सब समझ जानबूझकर ऐसा कर रही है, यह देखकर सुचारिता डर गई। ललिता के मन में विद्रोह उदित हुआ है, यह तो उसने समझा, लेकिन इस झंझट में विनय को घसीटना क्या उसके लिए उचित है? कुछ चिंतित होकर सुचारिता ने कहा, इस बारे में एक बार बाबा से तो सलाह करनी होगी। कहीं अभी से विनय बाबू यह उम्मीद न लगा बैठे कि उन्हें लड़कियों के स्कूल की इंस्पेक्टर ही मिल गई। सुचारिता चतुराई से प्रस्ताव को टालना चाह रही है, यह विनय समझ गया। इससे उसके मन में और भी खटका हुआ। यह साफ समझा जा सकता है कि जो संकट आ खड़ा हुआ है उसे सुचारिता जानती है, तब निश्चय ही ललिता से भी वह छिपा नहीं है। तब ललिता क्यों? उसकी समझ में कुछ नहीं आया। ललिता ने कहा, बाबा से तो पूछना ही होगा। विनय बाबू राजी हैं यह जानकर ही तो उनसे कहूँगी।
वह कभी ऐतराज़ नहीं करेंगे। उन्हें भी हमारे इस विद्यालय में शामिल होना होगा। फिर उसने आनंदमयी की ओर मुड़कर कहा, आपको भी हम नहीं छोड़ेंगी। हंसकर आनंदमयी ने कहा, मैं तुम्हारे स्कूल में झाड़ू लगा आया करूंगी, इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकती हूँ भला। विनय ने कहा, इतना ही बहुत होगा माँ, तब विद्यालय बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। विदा लेकर सुचारिता और ललिता के चले जाने पर विनय भी फौरन पैदल ही ईडन गार्डन की सैर की ओर निकल पड़ा। महिम ने आनंदमयी के पास जाकर कहा, विनय को तो देखता हूँ काफ़ी राजी हो चला है। अब जितनी जल्दी काम हो सके निपटा ही देना चाहिए। कौन जाने फिर उसकी राय कब बदल जाए। आज ही मेरी उसके साथ बातचीत हो गई है। उसने कहा है गोरा के आते ही दिन ठीक किया जाएगा। सिर हिलाकर आनंदमयी ने कहा, महिम तुम गलत समझे हो, या मैं निश्चय ही कह सकती हूँ। महिम ने कहा, मेरी अकल कितनी भी मोटी हो, सीधी सीधी बात समझने लायक उम्र हो गई है मेरी, या तुम मान लो। आनंदमयी ने कहा, बेटा तुम नाराज़ होगे यह मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है कि इसको लेकर एक मुश्किल खड़ी होगी। गंभीर चेहरा बनाकर महिम ने कहा, मुश्किल खड़ी करने से ही मुश्किल खड़ी होती है। आनंदमयी ने कहा, महिम मुझे तुम लोग चाहे जो कहो मैं सह लूँगी, लेकिन जिस बात से ज़रा भी अशांति हो उसमें मैं योग नहीं दे सकती। यह तुम ही लोगों के भले के लिए है। कठोर होकर महिम ने कहा, हम लोगों के भले का जिम्मा हमारे ही ऊपर छोड़ दो। तुम्हें भी कुछ सुनना न पड़े और शायद हमारा भला ही हो। बल्कि शशिमुखी का ब्याह हो जाने दो, उसके बाद ही हमारे भले की चिंता करो तो कैसा रहे। और कुछ न कहकर आनंदमयी ने एक लंबी सांस ली। महिम जेब से डब्बा निकालकर एक पान मुंह में रखकर चबाते चबाते चले गए। परेश बाबू के पास जाकर ललिता बोली, हम लोग ब्रह्म हैं, इसीलिए कोई हिंदू लड़की हम लोगों से पढ़ने नहीं आती। अतः मैं सोचती हूँ कि हिंदू समाज में से किसी को शामिल कर लेने से सुविधा रहेगी। क्या राय है बाबा? परेश बाबू ने पूछा। हिंदू समाज में से किसी को पाओगी कहाँ? ललिता आज बिल्कुल कमर कस के आई थी, फिर भी विनय बाबू का नाम लेने में उसे लज्जा आ गई। जबरदस्ती उसे हटाती हुई बोली, क्यों, क्या कोई नहीं मिलेगा? यही विनय बाबू हैं या? यह एक बिल्कुल व्यर्थ शब्द था, एक अव्यय का निरा अव्यय। वाक्य अधूरा ही रह गया। परेश बाबू बोले, विनय विनय क्यों राजी होंगे? ललिता के अभिमान को ठेस लगी। विनय बाबू राजी नहीं होंगे? ललिता अच्छी तरह समझती है कि विनय बाबू को राजी कराना ललिता के लिए असंभव नहीं है। ललिता ने कहा, वह राजी हो भी सकते हैं। थोड़ी देर चुप रहकर परेश बाबू बोले, सारी बात सोचकर देखने पर वह कभी राजी नहीं होंगे। ललिता के कान लाल हो गए। वह आंचल में बंधा हुआ चाबियों का गुच्छा लेकर झुलाने लगी। मुश्किल में पड़ी हुई अपनी लड़की के चेहरे की ओर देखकर परेश बाबू का हृदय दुखी हो उठा, लेकिन सांत्वना का कोई शब्द उन्हें ढूंढे से न मिला। थोड़ी देर बाद ललिता ने धीरे धीरे मुंह उठाकर कहा, बाबा तब क्या हमारा स्कूल बिल्कुल भी किसी तरह नहीं चल सकेगा? परेश बाबू ने कहा, अभी तो बहुत सी बाधाएं दिखती हैं। कोशिश करते ही बहुत सी अप्रिय चर्चाएं भी उठेंगी। अंत में पान बाबू की जीत होगी और अन्याय के सामने चुपचाप हार मान लेनी पड़ेगी। इससे बड़ा दुख ललिता के लिए और कुछ नहीं हो सकता। इस मामले में वह अपने पिता के अलावा और किसी का शासन पल भर के लिए भी न मानती। किसी कटुता से वह नहीं डरती, लेकिन अन्याय को कैसे सह ले? धीरे धीरे उठकर वह परेश बाबू के पास से चली गई। अपने कमरे में पहुंचकर उसने देखा, डाक से उसके नाम एक चिट्ठी आई है। लिखावट से उसने पहचाना कि उसकी बचपन की सखी शैल बाला की चिट्ठी थी। शैल बाला का विवाह हो चुका है, वह पति के साथ बांकीपुर में रहती है। चिट्ठी में लिखा था, तुम लोगों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर मन बहुत बेचैन हो रहा है। बहुत दिनों से सोच रही थी चिट्ठी लिखकर हालचाल पूछ लूं,
लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। किंतु परसों एक आदमी से, उसका नाम नहीं बताऊंगी, जो सब समाचार मिले उससे तो मानो सिर पर गाज गिरी। ऐसा संभव हो सकता है यह मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन जिन्होंने बताया है उन पर विश्वास न करना भी कठिन है। सुनती हूं कि तुम्हारी किसी हिंदू युवक के साथ विवाह की संभावना हो रही है। अगर यह बात सच हो तो इत्यादि इत्यादि। ललिता का सारा शरीर क्रोध से जल उठा। वह पल भर भी न रुक सकी। उसने तत्काल चिट्ठी का उत्तर लिखा। खबर सच है कि नहीं यह जानने के लिए तुमने मुझसे सवाल पूछा है। मुझे तो इसी पर विस्मय हो रहा है। ब्रह्म समाज के आदमी ने तुम्हें जो यह खबर दी है उसकी सच्चाई की भी पड़ताल करनी होगी। इतना अविश्वास। फिर किसी हिंदू युवक से मेरे विवाह की संभावना हो रही है, इस खबर से तुम्हारे सिर पर गाज गिरी है। लेकिन मैं तुम्हें निश्चय पूर्वक कह सकती हूँ कि ब्रह्म समाज में भी ऐसे ऐसे सुविख्यात सीधे युवक हैं जिनसे विवाह की आशंका वज्र गिरने के समान भयानक है। और मैं 2-1 ऐसे हिंदू युवकों को जानती हूँ जिनके साथ विवाह किसी भी ब्रह्म कुमारी के लिए गौरव की बात हो सकती है। इससे ज़्यादा कोई भी बात मैं तुमसे नहीं कहना चाहती। इधर परेश बाबू का काम उस दिन के लिए रुक गया। वह चुपचाप बैठे बहुत देर तक के लिए सोचते रहे, फिर धीरे धीरे सुचारिता के घर जा पहुंचे। परेश बाबू का चिंतित मुंह देखकर सुचारिता का हृदय व्याकुल हो उठा। उनकी चिंता का क्या कारण है वह यह जानती थी, और इसी चिंता के कारण स्वयं भी वह कई दिनों से उद्विग्न थी। सुचारिता के साथ अकेले कमरे में बैठकर परेश बाबू बोले, बेटी, ललिता के बारे में सोचने का समय आ गया है। सुचारिता ने अपनी करुणा भरी आंखें परेश बाबू के चेहरे पर टिका कर कहा, जानती हूँ बाबा। परेश बाबू ने कहा, मैं समाज में निंदा की बात नहीं सोच रहा। मैं सोच रहा हूँ, अच्छा ललिता क्या? सुचारिता ने परेश बाबू का संकोच देखकर स्वयं ही उनकी बात स्पष्ट करने की कोशिश करते हुए बोली, ललिता हमेशा मुझे अपने मन की बात बताती रही है, लेकिन कुछ दिनों से वह मुझसे वैसी खुलती नहीं है। मैं समझती हूँ कि बीच में ही परेश बाबू बोले, ललिता के मन में ज़रूर कोई ऐसा भाव पैदा हुआ है जिसे वह अपने सामने स्वीकार नहीं करना चाहती। मैं सोच नहीं पाता कि क्या करने से उसका हित होगा। तुम्हारी क्या राय है? विनय को हमारे परिवार में आने जाने देने से ललिता का कोई अनिष्ट हुआ है? सुचारिता ने कहा, बाबा तुम तो जानते हो कि विनय बाबू में कोई बुराई नहीं है। उनका चरित्र निर्मल है। उन जैसे चरित्र का भद्र पुरुष बहुत कम मिलता है। परेश बाबू को जैसे कोई नई बात मालूम हुई हो। वह बोल उठे, ठीक कहती हो राधा रानी, ठीक कहती हो। वह अच्छे आदमी है कि नहीं यही देखने की बात है। अंतर्यामी ईश्वर भी उतना ही देखते हैं। विनय अच्छा आदमी है। उसे पहचानने में मैंने भूल नहीं की है, इसलिए मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। मानो एक फंदा कट गया और परेश बाबू उससे छुटकारा पा गए। उन्होंने देवता के निकट कोई अपराध नहीं किया। ईश्वर जिस तुला पर मनुष्य को तोलते हैं, उन्होंने सदा धर्म को उसी तुला पर तोला है। उस पर उन्होंने अपने समाज के बनाए हुए कोई नकली बाट नहीं रखे। यह सोचकर उनके मन की ग्लानि दूर हो गई। अब तक इस इतनी सी सीधी सी बात को न समझकर वह क्यों इतना दुख पा रहे थे, इसी पर उन्हें आश्चर्य हो उठा। उन्होंने सुचारिता के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज तुमसे मुझे एक सीख मिली बेटी। सुचारिता ने तत्काल उनके पैर छूते हुए कहा, नहीं नहीं बाबा, यह तुम क्या कह रहे हो? परेश बाबू ने कहा, संप्रदाय एक ऐसी चीज है बेटी, लोगों को यह जो सबसे सीधी बात है कि इंसान इंसान है, यही भुला देती है। इंसान ब्रह्म है कि हिंदू, समाज की रची हुई इस बात को विश्व सत्य से बड़ा मानकर एक व्यर्थ का झमेला खड़ा कर देती है। अब तक मैं इसी झूठ के भंवर में फंसा हुआ था। परेश बाबू थोड़ी देर चुप रहकर बोले, ललिता अपना लड़कियों का स्कूल चलाने का संकल्प नहीं छोड़ पा रही है, इसलिए उसने विनय से मदद लेने के बारे में मेरी राय पूछी थी। सुचारिता ने कहा, नहीं बाबा, अभी कुछ दिन रहने दीजिए। ललिता को उनके मना करते ही वह अपने आहत हृदय का आवेग दबाकर जैसे उठकर चली गई थी,
उसकी याद परेश बाबू के स्नेह भरे हृदय को बार बार कष्ट पहुंचा रही थी। वह जानते थे कि उनकी तेजस्विनी कन्या ललिता को समाज के उत्पीड़न और अन्याय से उतना कष्ट नहीं हुआ था जितना उस अन्याय के विरुद्ध संग्राम करने में बाधा पाने से, विशेषकर पिता से बाधा पाने से। इसलिए वह चाहते थे कि किसी तरह अपनी मनाही उठा ले। वह बोले, क्यों राधो, अभी क्यों रहने दें? सुचारिता ने कहा, नहीं तो माँ को बहुत बुरा लगेगा। विचार करके परेश बाबू ने देखा कि यह बात तो ठीक ही है। सतीश ने कमरे में आकर सुचारिता के कान में कुछ कहा। सुचारिता ने उसे उत्तर दिया, नहीं भाई बख्तियार खां, अभी नहीं, कल देखा जाएगा। सतीश ने चकित होकर कहा, कल तो मेरा स्कूल है। स्नेह से हंसकर परेश बाबू ने पूछा, क्यों सतीश, क्या चाहिए? सुचारिता ने कहा। उसका एक हड़बड़ाकर सतीश ने सुचारिता का मुंह हाथ से बंद करते हुए कहा, नहीं नहीं, बताना मत, अभी मत बताना। परेश बाबू ने कहा, अगर छिपाने की बात होगी तो सुचारिता बताएगी ही क्यों? सुचारिता ने कहा, नहीं बाबा, यह तो बहुत चाहता है कि छिपाने की बात किसी तरह आपके कानों में पड़ जाए। चिल्लाकर सतीश ने कहा, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, और वह भाग खड़ा हुआ। बात यह थी कि जिस लेख की विनय ने प्रशंसा की थी वही वह सुचारिता को दिखाना चाहता था। कहने की ज़रूरत नहीं कि परेश बाबू के सामने सुचारिता को इसकी याद दिलाने का जो उद्देश्य था वह सुचारिता ने ठीक ठीक समझ लिया था। मन की ऐसी गुप्त बातें भी इस दुनिया में इतनी आसानी से भांप ली जाती हैं, बेचारा सतीश यह जानता ही नहीं था। 4 दिन बाद हरान बाबू एक चिट्ठी हाथ में लिए वरदा सुंदरी के पास आ पहुंचे। परेश बाबू से कोई आशा करना आजकल उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था। हरान बाबू वरदा सुंदरी के हाथ में चिट्ठी देकर बोले, मैंने शुरू से ही आप लोगों को सावधान करने की बड़ी कोशिश की थी और इसके लिए आपकी नाराज़गी भी झेली थी। अब आप इस चिट्ठी से ही समझ सकेंगे कि भीतर ही भीतर मामला कहाँ तक बढ़ गया है। शालबाला के नाम ललिता ने जो चिट्ठी लिखी थी वही वरदा सुंदरी ने पढ़ डाली। पढ़कर बोली, मैं कैसे जान सकती थी, आप ही बताइए। जो कभी सोचा नहीं था वही हो रहा है, इसलिए मुझे इसके लिए दोष मत दीजिए, यह मैं कह देती हूँ। आप सबने ही मिलकर सुचारिता की प्रशंसा कर करके उसका सिर फिरा दिया है कि ब्रह्म समाज में ऐसी दूसरी लड़की है ही नहीं। अब अपनी उस आदर्श ब्रह्म लड़की की कीर्ति संभालिए ना। विनय और गौर को तो यही इस घर में लाए हैं। विनय को तो फिर भी मैंने बहुत कुछ हम लोगों के पथ की ओर खींच लिया था, फिर भी न जाने कहाँ से उनकी एक मौसी को लाकर हमारे ही घर में ठाकुर पूजा शुरू करवा दी। विनय को भी ऐसे भरमा दिया कि अब वह मुझे देखते ही भाग खड़ा होता है। अब यह सब जो कुछ हो रहा है आपकी वही सुचारिता ही इसकी जड़ है। वह कैसी लड़की है यह तो मैं शुरू से ही जानती थी, लेकिन मैंने कभी कोई बात नहीं कही। बराबर उसे ऐसी पालती पोसती रही कि कोई यह न समझ सके कि वह मेरी अपनी लड़की नहीं है। आज उसका यह फल मुझे मिला। अब यह चिट्ठी मुझे दिखाकर क्या होगा? आप लोग अब जो ठीक समझे करें। एक समय हरान बाबू ने वरदा सुंदरी को समझने में भूल की थी। आज यह बात स्पष्ट स्वीकार करते हुए बड़ी उदारता के साथ उन्होंने इस खेद को प्रकट किया। अंत में परेश बाबू को बुलाया गया। लो, देख लो, कहते हुए वरदा सुंदरी ने चिट्ठी उनके सामने मेज पर पटक दी। परेश बाबू ने 2-3 बार चिट्ठी को पढ़कर कहा, तो क्या हुआ? उत्तेजित होकर वरदा सुंदरी ने कहा, क्या हुआ? इससे अधिक और चाहते हो कि कुछ हो जाए? और बाकी क्या रहा है? मूर्ति पूजा, जाति पाति, छुआछूत सभी तो हो गया। अब बस अपनी लड़की को हिंदू के घर में ब्याह देना ही बाकी रह गया है। इसके बाद प्रायश्चित करके तुम भी हिंदू समाज में जा बैठना। लेकिन मैं कह देती हूँ। थोड़ा हंसकर परेश बाबू ने कहा, तुम्हें कुछ भी नहीं कहना होगा, कम से कम अभी तो कह देने का समय नहीं है। प्रश्न यह है कि तुम लोगों ने कैसे तय कर लिया कि हिंदू के घर में ललिता का विवाह तय हो गया है? इस चिट्ठी में तो ऐसी कोई बात नहीं दिखती। वरदा सुंदरी ने कहा, क्या होने से तुम्हें कुछ दिखता है या तो मैं आज तक समझ ही नहीं पाई। समय रहते देख पाते तो आज यह झंझट न उठ खड़ा हुआ होता। चिट्ठी में कोई इससे स्पष्ट और क्या लिख सकता है भला?
हरान बाबू ने कहा। मैं समझता हूँ कि ललिता को यह चिट्ठी दिखाकर पूछना चाहिए कि उसकी क्या इच्छा है। आप लोग अनुमति दे तो मैं उससे पूछ सकता हूँ। इसी समय आंधी की तरह कमरे में आकर ललिता ने कहा, बाबा यह देखो, आजकल ब्रह्म समाज में ऐसे गुमनाम चिट्ठियां आती हैं। परेश बाबू ने चिट्ठी पढ़ी। विनय के साथ ललिता का विवाह गुप्त रूप से तय हो चुका है। यह मानकर चिट्ठी लिखने वाले ने अनेकों फटकार और उपदेशों से चिट्ठी भर दी थी। साथ ही इसकी भी चर्चा थी कि विनय की नीयत अच्छी नहीं है और 2 दिन बाद ही वह अपने ब्रह्म पत्नी को छोड़कर फिर हिंदू घर में विवाह कर लेगा। परेश बाबू के पढ़ चुकने पर चिट्ठी हरान ने लेकर पढ़ी। बोले, ललिता यह चिट्ठी पढ़कर तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन ऐसी चिट्ठी लिखने का क्या कारण है यह तुमने नहीं सोचा? तुम्हें अपने हाथ से यह चिट्ठी कैसे लिख सकी, बताओ तो। क्षण भर स्तब्ध रहकर ललिता बोली, तो शैल के साथ इस बारे में आपकी ही चिट्ठी पत्री हो रही है। सीधे जवाब न देकर हरान बाबू ने कहा, ब्रह्म समाज के प्रति अपना कर्तव्य सोचकर तुम्हारी चिट्ठी शैल ने विवश होकर ही मुझे भेजी है। ललिता ने सीधी खड़ी होकर कहा, अब ब्रह्म समाज क्या करना चाहता है, कहिए। हरान बोले, विनय बाबू और तुम्हारे बारे में समाज में जो चर्चा हो रही है उस पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से मैं उसका स्पष्ट प्रतिवाद सुनना चाहता हूं। ललिता की आंखें सुलगने लगी। कांपते हाथों से कुर्सी की पीठ पकड़कर उसने कहा, क्यों, बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते? ललिता की पीठ पर हाथ फेरते हुए परेश बाबू बोले, ललिता अभी तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। यह बात मेरे साथ फिर होगी, अभी रहने दो। हरान ने कहा, परेश बाबू आप बात को दबाने की कोशिश न करें। ललिता ने फिर भड़क कर कहा, बाबा दबाने की कोशिश करेंगे? आप लोगों की तरह बाबा सच्चाई से नहीं डरते, सत्य को वह ब्रह्म समाज से भी बड़ा मानते हैं। मैं आपसे स्पष्ट कह देती हूँ, विनय बाबू से विवाह को मैं जरा भी असंभव या अनुचित नहीं मानती। हरान बोल उठे, लेकिन क्या यह तय हो गया है कि वह ब्रह्म धर्म की दीक्षा ले लेंगे? ललिता ने कहा, कुछ भी तय नहीं हुआ है और उन्हें दीक्षा लेनी ही होगी, ऐसी भी क्या जरूरी है? अब तक वरदा सुंदरी कुछ नहीं बोली थी। वह मन ही मन चाह रही थी कि आज हरान बाबू की जीत हो और परेश बाबू को अपना दोष स्वीकार करके लज्जित होना पड़े। वह अब और नहीं रुक सकी, कह उठी, ललिता तू पागल हो गई है क्या? क्या कह रही है? ललिता ने कहा, नहीं माँ, यह पागलपन की बात नहीं है। जो कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ। ये चारों ओर से मुझे ऐसे बांधना चाहेंगे और मैं सहती रहूंगी। हरान बाबू के इस समाज से मुक्ति पालूंगी। हरान ने कहा, उच्च श्रृंखला को तुम मुक्ति कहती हो? ललिता ने कहा, नहीं, नीचता के आक्रमण से, झूठ की गुलामी से मुक्ति को ही मैं मुक्ति कहती हूँ। जहां मैं कोई अन्याय, कोई अधर्म नहीं देखती, वहां ब्रह्म समाज मुझे क्यों छेड़े, क्यों रोके? स्पर्धा दिखाते हुए हरान ने कहा, देख लीजिए परेश बाबू, मैं जानता था कि अंत में कुछ ऐसा ही कांड होगा। मैं तो जहां तक हो सका आपको सावधान करने की कोशिश करता रहा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ। ललिता ने कहा, देखिए पान बाबू, आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। जो आपसे हर बात में कहीं बड़े हैं, उनको सावधान करने चलने का घमंड आप न करें। परिस्थिति बिगड़ती हुई देखकर वरदा सुंदरी ने बोला, अब क्या करना होगा जरा बैठ कर सोचो। परेश बाबू ने कहा, जो कर्तव्य है वही करना होगा, और क्या। लेकिन ऐसे जल्दीबाजी में सोचने से कर्तव्य स्थिर नहीं होता। मुझे क्षमा करो, इस बारे में अभी कुछ मत कहो, मैं जरा अकेले रहना चाहता हूं। ललिता ने यह क्या परेशानी खड़ी कर दी है, सुचरिता बैठकर यही सोचने लगी। शेष कहानी अगले भाग में। अगला भाग लेकर जल्द ही उपस्थित होंगी। धन्यवाद।